IIT JEE मेंस और JEE एडवांस मैथमेटिक्स की आपकी तैयारी करवाई जा रही है सिंगेज बुक के थ्रू। सिंगेज मैथमेटिक्स का कलेक्शन आपके पूरे 11th-12th मैथमेटिक्स के सिलेबस को 5 अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करता है। ये 5 सेक्शंस हैं: कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री। मतलब बेसिकली ये 5 किताबें हैं। हम सारी किताबों के हर एक चैप्टर को पढ़ रहे हैं। इनके जितने भी कंसेप्ट्स हैं, हम उन हर एक कंसेप्ट को पढ़ते हुए उन्हें कंसोलिडेट करते हैं इलस्ट्रेशंस और एग्जाम्पल के साथ। कहानी आगे जाती है और बढ़ती है और शिफ्ट होती है एक्सरसाइजेस पर, जहां पर हम हर कैटेगरी के, हर वेराइटी के क्वेश्चन का आपको देते हैं एक्सपोजर, ताकि आप हर तरीके के क्वेश्चंस, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों, उन्हें कैटर करना सीख पाएं। और फिर हमारी कहानी यानी चैप्टर कल्मिनेट होता है इस बात के साथ कि सर JEE एडवांस में पास्ट ईयर्स में उस पर कैसे, किस तरीके, कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, हम उन्हें सॉल्व करते हैं। एक काफ़ी डिटेल्ड, मजबूत और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी आपकी हो रही है। हम कोई चार्जेस नहीं लेते, कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, कोई सब्सक्रिप्शन आपको नहीं खरीदना है। वी आर 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म फ्रॉम किंडरगार्टन टू 12th स्टैंडर्ड। आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स के लिए भी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको गेट नोट्स एक लिंक दिखाई देगा, वहाँ क्लिक करना होगा। इस तरीके से सारी चीज़ें प्लान हैं। विद दैट अब हम कोऑर्डिनेट का 7th चैप्टर, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपकी फर्स्ट बुक हमने शुरुआत की थी जिस बुक से, उसका आखिरी फाइनल चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं। और इस तरीके से ये बुक हमारी कंप्लीट होगी इस चैप्टर के कल्मिनेशन के साथ। और फिर हम शिफ्ट होंगे कैलकुलस पर, और देन फिर हम एक एक करके सारी किताबें कवर करेंगे और आपको एक कंप्लीट थरो डिटेल तैयारी करवाएंगे। विद दैट अगर मैं आज बात करूं एक स्टैंडर्ड अंडरस्टैंडिंग की, कि पहले तो हम डेफिनेशन समझेंगे कि एग्जैक्टली हाइपरबोला होता क्या है और उसकी अलग अलग टर्मिनोलॉजीज, जैसे कि आपके हाइपरबोला, उसकी एसेंट्रिसिटी, उसके भी फोकाई, उसका एक्सेस कैसे होते हैं यहाँ पर हर एक चीज़, और फिर लेटस रैक्टम। तो एक अच्छा डिस्कशन हम कंटिन्यू करेंगे आज के लेक्चर में। आई होप आज के लेक्चर का एजेंडा पूरे तरीके से क्लियर है। क्या निकल कर आ रहा है चीज़ें, ध्यान से सुनिएगा। हम जानते हैं अगर मैं एलिप्स पैराबोला के ही डिस्कशन को कंटिन्यू करूं, तो वही डिस्कशन में अगर आपको याद हो कोनिक सेक्शन वाली बातें, तो हाइपरबोला इज नथिंग बट अ शेप, मेजरली अ शेप। जैसे कि अगर मैं आपको याद दिलाऊं, तो जहां सर आप पैराबोला में देखते थे चीज़ें, तो कुछ इस तरीके से बिहेव करता था, याद आ रहा है। अगर ये डायरेक्ट्रिक्स है तो इस तरीके से। एलिप्स में हम चीज़ें समझते आए हैं कि सर एलिप्स में चीज़ें जो होती हैं वो एक आपका एलिप्टिकल शेप होता है, जो कि कुछ ऐसा बन रहा होता है। नॉट एग्जैक्टली लाइक दिस, बट आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। इसी तरीके से जैसे पैराबोला में आपके पास फोकस होता है, डायरेक्ट्रिक्स होता है, उसका वर्टेक्स होता है, जिस तरीके से आप चीज़ें सोचते हैं, वैसे ही जहाँ एलिप्स में दोनों आपके फोकाई हो जाते हैं, इसके अपने अपने डायरेक्ट्रिक्स होते हैं, यहाँ भी आपके एक्सेस होते हैं, सेंटर होता है। इसी तरीके से एलिप्स का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है हाइपरबोला। थोड़ी सी चीज़ें बदल जाएंगी, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल स्टिल रिमेन सेम। और आप एक सिमिलैरिटी डिराइव कर पाओगे कि देखो कैसे आपका, जैसे पैराबोला को एक्सटेंड करके हमने एलिप्स फॉर्म किया, और एलिप्स से अब आगे बढ़ते हम हाइपरबोला पर शिफ्ट होंगे, तो चीज़ें कैसे एग्जैक्टली बिहेव करेंगी, इसका डिस्कशन आज हम करेंगे। देखो ध्यान से, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत मुश्किल नहीं है, यकीन करिए। हाइपरबोला इज वन ऑफ द कोनिक सेक्शंस। ये बात तो हमने शुरुआत में ही की है, जब हमने पैराबोला पढ़ना शुरू किया था तो हमने शुरुआत की थी कोनिक सेक्शन से। तो कोनिक सेक्शन में आपके सारे सेक्शन आ गए थे, आपका सर्कल आ चुका था, आपका पैराबोला आ चुका था, आपका हाइपरबोला, एलिप्स, हर एक चीज़ हमने देखी थी। तो उसी बात को हम कंटिन्यू करेंगे कि कोनिक सेक्शन का एक पार्ट होता है कौन, हाइपरबोला। मतलब कोनिक सेक्शन जो अपने अलग अलग सेक्शन थे, उनमें से एक कोनिक सेक्शन क्या होता है, हाइपरबोला, है ना। हाइपरबोला इज द, अब अगर मैं लोकस के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, अगर मैं इसको डेफिनेशन देने की कोशिश करूं, तो एक ऐसा पॉइंट जो इस तरीके से मूव कर रहा हो, क्या, किस तरीके से, कि सर उसकी एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस, जैसे क्लियर सी बात है, अब हम सब जानते हैं क्या कहेंगे भाई, फोकस, याद आ रहा है आपको, और एक फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस, फिक्स्ड लाइन आप सभी को अब याद आ चुका होगा, डायरेक्ट्रिक्स। अगर वो रेशो रहे कांस्टेंट, सर वो एसेंट्रिसिटी होता है, आप ये कहेंगे, बिल्कुल सही बात है। पैराबोला में एसेंट्रिसिटी जहां 1 होती थी, एलिप्स में एसेंट्रिसिटी 0 से 1 के बीच होती थी, तो हाइपरबोला में आप खुद सोचिए एसेंट्रिसिटी 1 से बड़ी होगी। अगर एसेंट्रिसिटी 1 से बड़ी होगी तो इस बात के बहुत सारे मतलब है, अगर आप ठीक से सोच पाए और समझ पाए तो। बात करेंगे इस बारे में, पर पहले थोड़ी सी चीज़ें, वो जो रेशो है वही बात उस पॉइंट का, उस फिक्स्ड पॉइंट से, और उस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस लाइन से, वो रेशो एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसे हम कहते हैं एसेंट्रिसिटी। और वो जो रेशो है, वो रेशो हमेशा आपका ग्रेटर देन 1 रहता है। वो जो रेशो है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 रहता है।
और इस लोकस को जिस पाथ पर ये पॉइंट ट्रैवल करता है, अगर वो इन कंडीशंस को फुलफिल करता है तो उस पॉइंट के इस पाथ को हम कहते हैं हाइपरबोला। कैसा दिखता होगा सर, बात करेंगे इस बारे में, पर क्या ये बात डाइजेस्ट हो रही है कि जैसे पैराबोला और एलिप्स की हमने डेफिनेशन डिफाइन की थी, उसी नजरिए से हाइपरबोला को भी देखा जा सकता है, बशर्ते वो रेशो पैराबोला में 1 था, यानी एसेंट्रिसिटी 1 थी, एलिप्स में वो रेशो एसेंट्रिसिटी 0 से 1 के बीच थी, और हाइपरबोला के केस में एसेंट्रिसिटी आपकी ग्रेटर देन 1, यानी वो जो रेशो है आपका पॉइंट का फोकस से अपॉन पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी हाइपरबोला के केस में, यानी एसेंट्रिसिटी आपकी हमेशा 1 से इन्फिनिटी के बीच होगी। ये कुछ क्रूशियल पॉइंट्स है जो आपको पता होने ही चाहिए हमेशा, आई वुड से। तो हाइपरबोला को वो कैसे डिफाइन कर रहा है, वो कह रहा है कि सर मान लो जो फिक्स्ड पॉइंट है जिसे आप कहते हो फोकस, उसके कोऑर्डिनेट्स है अल्फा बीटा। मान लो वो जो फिक्स्ड लाइन है जिसे आप कह रहे हो डायरेक्ट्रिक्स, वो है lx प्लस my प्लस n इज इक्वल टू 0। तो कंडीशन आई होप आप जानते हो कि सर ध्यान से सुनिएगा, वो पॉइंट P जिसका अगर मुझे लोकस निकालना है, जिसे मैं h कॉमा k से डिनोट करूंगा, तो h कॉमा k की अल्फा कॉमा बीटा से डिस्टेंस और h कॉमा k की परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन से lx प्लस my प्लस n इज इक्वल टू 0 से, इन दोनों का रेशो आपका क्या होगा, गौर से सुनिएगा, सिंपल सी बात है, बहुत ध्यान से समझना, बस यही क्रक्स है। आपका एक P पॉइंट है, लेट्स से क्या h कॉमा k, बिल्कुल सही बात है सर, उसकी फोकस से डिस्टेंस, फोकस को हम क्या ले रहे हैं अल्फा कॉमा बीटा, और उसी पॉइंट P की डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस, डायरेक्ट्रिक्स हम क्या ले लेते हैं भाई lx प्लस my प्लस n इज इक्वल टू 0। इस तरीके से अगर मैं चीज़ें सोचना चाहूँ तो मैं क्या कहूँगा, गौर से देखिएगा भाई, इस पॉइंट की इस फोकस से डिस्टेंस वो कितनी होगी भाई, वो होगी आपकी h माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस क्या k माइनस बीटा का होल स्क्वायर, इस पर अंडर रूट लगेगा जिसे मैं राइट हैंड साइड पर स्क्वायर कर दूंगा, और अगर इस तरफ मैं बात करूं आगे आपसे तो h कॉमा k की इस लाइन से डिस्टेंस तो कितनी होगी hl प्लस mk प्लस n डिवाइडेड बाय अंडर रूट ओवर। तो जब आप इसका मॉड लेंगे तो इस पर हम स्क्वायर लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो अंडर रूट है उसे मैंने इस तरफ शिफ्ट किया है, और डिनोमिनेटर में जो अंडर रूट आएगा उसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट वाला पार्ट कैंसिल, और x और y के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर जो कि क्या होगा l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। सर ये इक्वेशन तो बहुत अच्छी सी नहीं दिख रही है, दिखेगी भी नहीं, लेकिन इस इक्वेशन में गड़बड़ है क्या, ये हुई आपकी डिस्टेंस फोकस से उस पॉइंट की, ये हुई उस पॉइंट की डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसके साथ आप एसेंट्रिसिटी को भी तो मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे चूंकि हम स्क्वायर कर रहे थे तो एसेंट्रिसिटी का स्क्वायर आ जाएगा। आई होप वो जो हम इक्वेशन को रीअरेंज कर रहे हैं वो बात आप समझ पा रहे हैं। अभी क्या, अब एक छोटा सा काम आप सभी को करना है कि सर जब लोकस की प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करते हैं तो फाइनली आप h और k को x और y रिस्पेक्टिवली से रिप्लेस करते हैं, तो वही करेंगे, और फाइनली जब आप x और y से रिप्लेस कर देंगे तो एक पावर 2 में x और y में क्वाड्रेटिक यानी x और y की पावर 2 में आपको एक इक्वेशन दिखाई देगी, और वो इक्वेशन ही टेक्निकली क्या होगी भाई, वो इक्वेशन ही आपके एलिप्स की इक्वेशन होगी। लेकिन अगर ये एलिप्स की इक्वेशन रही, यानी ये जो यहाँ पर एसेंट्रिसिटी है, ये जो एसेंट्रिसिटी है, अगर ये एसेंट्रिसिटी आपकी 1 से इन्फिनिटी के बीच रही, यानी रेशो अगर आपका फिक्स्ड है जो कि 1 से बड़ा है, तो उस केस में पहली बात तो ये तय है कि ये भी वैसा ही इक्वेशन बनना है जो कि हम पढ़ते हुए आए हैं, क्या ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c is equals to 0। yes, that is definitely going to be true, but again I hope आपको याद है कि अगर ये इक्वेशन, सर हमें पता है अलग अलग सर्कमस्टांसेस में ये इक्वेशन अलग अलग कर्व्स को रिप्रेजेंट करती है। जैसे सर्कल को रिप्रेजेंट कर सकती है जब आपके a और b सेम हो और xy वाली टर्म ना हो, यानी h 0 हो, याद आ रहा है, और ये कंडीशन भी होनी चाहिए कि इसकी जो रेडियस है वो हमेशा 1 से बड़ी होनी, मतलब 0 से बड़ी होनी चाहिए, वो पॉजिटिव होनी चाहिए। हमने इसमें ये भी कंडीशन पढ़ी है सर कि ये पैराबोला का रिप्रेजेंट करता है, हाइपरबोला का रिप्रेजेंट करता है, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का रिप्रेजेंट करता है जब वो डिटर्मिनेंट आपका 0 हो। याद आ रही है सारी बातें। तो अगर मैं इसी दौरान बातें कंटिन्यू करते चले जाऊं तो अगर ये कर्व, अगर ये जो इक्वेशन है, अगर ये जो कर्व है, अगर ये हाइपरबोला है, तो पहली बात तो एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला अगर ये रिप्रेजेंट हो रहा है इस इक्वेशन से, तो सबसे पहली बात इसका जो डिटर्मिनेंट आता है, याद है ना, ABC डायगोनल एलिमेंट्स और HGF ये बात हमने की है, वो एलिमेंट्स का जो आपका डिटर्मिनेंट होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। और जो हम बात करते हैं h स्क्वायर माइनस AB की, पैराबोला में जब h स्क्वायर माइनस AB 0 होता था, एलिप्स में लेस देन 0 होता था, तो इसमें वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। एक कंडीशन तो ये,
और एक कंडीशन ये जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि ए बी आपका सी और क्या एच जी एफ यहाँ और इसी तरीके से एच जी एफ यहाँ, ये जो डिटर्मिनेंट है ये जीरो नहीं होना चाहिए। दो कंडीशंस अगर फुलफिल हो गई, आई होप आप समझ पा रहे हो इक्वेशन कहाँ से आएगी। ये जो इक्वेशन है टेक्निकली ये इसी के सिंप्लीफिकेशन से आपको मिलेगी। आप एक्स और वाई रख देंगे एच और के की जगह, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में यही इक्वेशन आपको तय है मिलना। और अगर आप देखोगे तो उसमें डेफिनेटली मिलेगा, बशर्ते ये एक एलिप्स हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करे और एसेंट्रिसिटी 1 से बड़ी हो तभी हाइपरबोला बनेगा टेक्निकली। उस दौरान जब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ए बी सी को डायगोनल पर रखते हैं और एच जी एफ क्या है सर, एक्स वाई, एक्स और वाई के, है ना। एच जी एफ वही एक्स वाई, एक्स और वाई के आपके कोफिशिएंट्स के हाफ। अगर आप इनका डिटर्मिनेंट लें तो जीरो नहीं आना चाहिए और एच स्क्वायर माइनस ए भी आपका पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल्ड है तो आप कहेंगे कि ये जो कर्व है ये किसे रिप्रेजेंट करता है, ये एक हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ तक चीज़ें समझ आ रही हैं, कोई परेशानी तो नहीं है। ध्यान से सुनते जाइए, ध्यान से देखते जाइए आगे क्या। अगर मैं आपसे बात सीधी सीधी करना चाहूँ, सीधी सीधी कहना चाहूँ, तो ये जो कर्व्स आपको दिख रहे हैं, कौन से कर्व्स की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये जो कर्व आपको दिख रहा है, ये वाला जो कर्व टेक्निकली है, ये है आपका हाइपरबोला। पर क्या सिर्फ इतना सा, जी नहीं, इस अकॉर्डिंग जैसा उस तरफ है ऐसा ही ये भी उसी हाइपरबोला का पार्ट है। तो हाइपरबोला टेक्निकली कुछ इस तरीके से ड्रॉ होता है। अब अगर मैं आपसे एक बात कहूँ तो हाइपरबोला में भी दो एक्सिस होते हैं, कौन कौन से, एक होता है आपका ट्रांसवर्स एक्सिस और एक होता है कॉन्जुगेट एक्सिस। सर जैसे आप एलिप्स में मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस कह रहे थे, ऐसा क्यों नहीं कह रहे हो, यहाँ पे कुछ अलग तरीका हमने यूज़ किया। पहली बात, जैसा एलिप्स मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल होता था, चाहे तो आप मेजर एक्सिस में देखो ऊपर और नीचे एग्जैक्ट सेम होता था, या फिर आप माइनर एक्सिस में देखो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ वो एग्जैक्ट सेम होता था, उसी तरीके से हाइपरबोला में भी अगर आप ट्रांसवर्स एक्सिस पर देखें तो जैसा हिस्सा ऊपर होगा वैसा ही नीचे होगा। चाहे आप कॉन्जुगेट एक्सिस पर देखें, जैसा हिस्सा लेफ्ट में होगा एग्जैक्ट उसी की मिरर इमेज आपकी राइट हैंड साइड में होगी। यानी कि हाइपरबोला भी आपके कॉन्जुगेट एक्सिस और ट्रांसफर एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल होता है। ये बात आपको याद रहेगी। आई होप ये बहुत कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट नहीं है। अब अगर मैं आपको बातें समझाना चाहूँ तो इसके जो फोकाई होंगी, या सर फोकाई क्यों कह रहे हो, फोकस क्यों नहीं कह रहे हो, इसके चलो फोकस पर बात करता हूँ। मान लो ये था उसका करस्पॉन्डिंग फोकस और उसके फोकस के करस्पॉन्डिंग ये था डायरेक्ट्रिक्स, है ना। और एक पॉइंट को हमने इस तरीके से फॉलो करवाया कि उसकी इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है और इस लाइन से जो डिस्टेंस है, इनका रेशो इसेंट्रिसिटी ई यानी ग्रेटर देन 1 रहा। अब बात समझ पा रहे हो। तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि वो एक ऐसा और एक ऐसा पाथ फॉलो करेगा। अब अगर मैं ये पॉइंट और ये लाइन ढूंढ पा रहा हूं तो करेस्पॉन्डिंगली यहां पर भी मुझे यही पॉइंट और यही लाइन इस तरीके से मिल सकती है कि चाहे यहां से कोई पॉइंट चुनूं, चाहे इस कर्व पर कोई पॉइंट चुनूं, उस पॉइंट की इस फोकस से डिस्टेंस और इस डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस का रेशो हमेशा इसेंट्रिसिटी होगा, जो कि होगा ग्रेटर देन 1। आई होप ये बात काफ़ी सेंस आपको दे रही है। जो मैं पॉइंट आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है, गौर से सुनिएगा स्टूडेंट्स, कि मान लो अगर आपके पास एक कर्व है, जिसमें ये क्या रहा भाई, ये रहा आपका मान लो वाई एक्सिस, बिल्कुल सही बात है। और इसी तरीके से यहाँ पर ये क्या रहा भाई, ये रहा मान लो एक्स एक्सिस। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। अब ये जो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस हैं आपके, इसमें गौर से सुनिएगा स्टूडेंट्स। काम की बात जो है वो ये है कि इस वाई एक्सिस और एक्सिस में आपका ये तो क्या रहा, हाइपरबोला कुछ इस तरीके से, मतलब बहुत खूबसूरत सा तो नहीं बनेगा, पर मान लो ये बना। और अब मिरर इमेज का सवाल है तो ये दूसरा सेक्शन है। बहुत प्रॉपर तो मैंने नहीं बनाया, पर मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसमें कहीं पर भी कोई फोकस है, लेट्स से फोकस है यहाँ, है ना, और डायरेक्ट्रिक्स से लेट्स से यहाँ, है ना। तो मैंने अगर इस पर एक पॉइंट चुना P, लेट्स से यहाँ, तो इस पॉइंट P की इस फोकस से जो डिस्टेंस है और इस पॉइंट की जो इस डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस है वो इस तरीके से रहेगी। अगर इसके फुट के कोऑर्डिनेट को मैं कहूँ m, तो आप निकालेंगे अगर पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस और पॉइंट की डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस, तो ये हमेशा एसेंट्रिसिटी होगी। और एसेंट्रिसिटी जो आप जानते हैं क्या होगी, ग्रेटर देन 1। ये बात ना सिर्फ यहाँ, बल्कि अगर आप कहीं से भी, यहाँ से भी कोई पॉइंट चुन लें और उस पॉइंट की इस फोकस से डिस्टेंस निकालें और उस पॉइंट की इस डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालें, वो रेशो अभी भी आपका ग्रेटर देन 1 होगा। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ, जैसा फोकस और डायरेक्ट्रिक्स आपको यहाँ मिल रहा है, ठीक वैसा फोकस और डायरेक्ट्रिक्स आपको यहाँ भी मिलेगा। ठीक वैसा फोकस और डायरेक्ट्रिक्स आपको यहाँ भी मिलेगा। और अगर वो यहाँ भी मिलते हैं,
अगर वो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स आपको यहाँ भी मिलते हैं तो आप क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे सर कि इस हाइपरबोला के लिए जैसे फोकस और डायरेक्ट्रिक्स का पेयर यहाँ है करस्पॉन्डिंग, वैसा ही पेयर यहाँ भी मिलेगा। यानी टेक्निकली आप बड़ा सिंपल सा कंक्लूजन देंगे क्या, कि सर फोकस और डायरेक्ट्रिक्स पेयर वाइज एग्जिस्ट करते हैं, जैसे इलिप्स में हुआ करते थे। इलिप्स में याद आ रहा है आपको, हमारी फोकाई होती थी और 2 डायरेक्ट्रिक्स हुआ करती थी। सेम वही बात कि ना सिर्फ इस फोकस और इस डायरेक्ट्रिक्स के लिए वो पाथ एग्जिस्ट करेगा, बल्कि अगर मैं इन्हीं की जगह यहाँ पर वो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स ले लूँ तो भी आपका सेम यही हाइपरबोला क्रिएट होगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो टेक्निकली हाइपरबोला में भी मुझे ना सिर्फ एक फोकस बल्कि 2 फोकस मिलेंगे। हाइपरबोला में भी मुझे ना सिर्फ एक डायरेक्ट्रिक्स बल्कि 2 डायरेक्ट्रिक्स मिलेंगे, जैसी कहानी इलिप्स में हो रही थी। तो सर अगर एस और डायरेक्ट्रिक्स यहाँ मिल रही है तो एक और फोकस आपको मिल जाएगी, जैसे आप कहेंगे एस डैश, और एक और आपको डायरेक्ट्रिक्स मिल जाएगी जो कि यहाँ आपको मिलेगी। और एकदम तय सी बात है, बिल्कुल सॉर्टेड सी बात है, ये और ये दोनों डायरेक्ट्रिक्स आपकी पैरेलल होंगी। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, दोनों डायरेक्ट्रिक्स आपकी पैरेलल होंगी, यानी कि उनकी स्लोप सेम होंगी। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? यानी अगर मैं इसके फिगर में आपको चीज़ें दिखाऊं तो जैसे ये डायरेक्ट्रिक्स है Lx प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0, वैसे ही यही डायरेक्ट्रिक्स भी होगी Lx प्लस एम वाई, बस आपका कांस्टेंट टर्म कुछ और होगा। आई होप आप समझ पा रहे हो। सिमिलरली जैसा यहाँ पे S है फोकाई, और यहाँ पर एक इसका क्या होगा, सेंटर। अब सेंटर कैसे होगा वो समझते हैं। पहली बात तो जो दोनों फोकाई आपकी होंगी वो आपके ट्रांसवर्स एक्सिस पर एग्जिस्ट करेंगी। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, जो ट्रांसवर्स एक्सिस होता है उस पर आपके दोनों फोकाई होते हैं। दूसरी बात, दोनों फोकाई का मिड पॉइंट आपका होता है इलिप्स का सेंटर। सेम यहां पर हाइपरबोला में भी दोनों फोकाई का सेंटर होगा हाइपरबोला का सेंटर। तीसरी बात, दोनों का जो सेंटर है यानी दोनों का जो मिड पॉइंट है, दोनों फोकाई का जो मिड पॉइंट है वो पॉइंट आपके कॉन्जुगेट एक्सिस और ट्रांसफर एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी होता है। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, ये जो सी पॉइंट है जो कि इस हाइपरबोला का सेंटर है वो ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी होता है। ये बातें याद रहेंगी, यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, और क्या? और इसके अलावा भी तो कुछ नहीं। क्या इतनी बातें समझ आई? बहुत अच्छे से समझ आई, कोई परेशानी तो नहीं। मैं बस हाइपरबोला की पिक्चर आपके दिमाग में सेटल करना चाह रहा हूँ कि हाइपरबोला कुछ इस तरीके का शेप होता है जो कि इस तरीके से बिहेव करता है कि अगर उस पर मैं कोई भी पॉइंट चुनूं तो उसकी फोकस से डिस्टेंस और उसकी डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस का रेशो, इसेंट्रिसिटी, जो कि ग्रेटर देन 1 होगा। इससे कैसे कैसे फॉर्मूले बनेंगे, कैसे चीज़ें बनेंगी, क्या क्या होगा, हर एक बात हम डिटेल मैनर में करेंगे। पर यहाँ तक तो चीज़ें समझ आ रही हैं, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं और यहाँ से नेक्स्ट चीज़ें समझते हैं और नेक्स्ट चीज़ें देखते हैं। क्या देखो, ये वही बात कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर मैं किसी पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस लेता हूँ, जैसे कि पॉइंट से फोकस की डिस्टेंस, अगर मैं फोकस को एस मान लूँ तो क्या कह रहा है, एस पी। पॉइंट की डायरेक्ट्रिक्स डिस्टेंस क्या ले ली हमने, पी एम, और वो किसके इक्वल आ गई, इसेंट्रिसिटी के। जो बात एग्जैक्टली हमने की थी, तो ये आपकी अल्फा कॉमा बीटा फोकस से उसकी डिस्टेंस, ये डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस, और अगर आप इसे सिंप्लीफाई करें तो वही इक्वेशन बननी तय है, बशर्ते आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपकी इसेंट्रिसिटी क्या होगी भाई। सर इसेंट्रिसिटी आपकी ग्रेटर देन 1 होगी, याद रहेगी ये बात। और क्या, इसे अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर वही बात सर, आपका वो कर्व बनेगा, वही स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक एक्स और वाई में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस 2g एक्स प्लस 2f वाई प्लस c इज इक्वल टू 0। और इस दरमियान आप ये पाएंगे, गौर से सुनिएगा भाई, कि ये हाइपरबोला को तब रिप्रेजेंट करेगा जब आपका एक तो डेल्टा, वो डिटर्मिनेंट कौन सा, ए बी सी आपके डायगोनल एलिमेंट्स, एच जी एफ आपके एक दूसरे जो बन जाते हैं एलिमेंट्स बचे हुए वो, और वो तो नेगेटिव होना, वो तो नॉन जीरो होना ही चाहिए, डेल्टा तो नॉन जीरो होना ही चाहिए, वो डिटर्मिनेंट, उसी का एक्सपांडेड वर्जन उसने लिखा है, आपको याद होगी ये बात। दूसरी बात, आपका एच स्क्वायर माइनस ए बी आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। आई रिपीट, ये बात हमने डिस्कस की है पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला के केस में। तो इस केस में एच स्क्वायर माइनस ए बी आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। आई होप मैंने ग्रेटर देन 0 ही बताया था यहाँ पर भी। हाँ बिल्कुल सही बात, मुझे लगा मैंने शायद आपको गलती से लेस देन बता दिया, जो कि हमने नहीं किया। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है भाई, यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं। ये वही सारी बातें जो हमने की हैं। एक बात आपने इस शेप को ऑब्जर्व करके नोटिस की होगी कि जो आपका हाइपरबोला है वो एक ओपन कर्व है। इसका क्या मतलब है भाई साहब, जैसे आपने देखा है एलिप्स कैसे होता है सर, एलिप्स एक क्लोज्ड कर्व है, सर्कल एक क्लोज्ड कर्व है। लेकिन अगर मैं पैराबोला की बात करूं तो पैराबोला एक ओपन कर्व है। तो उसी तरीके से पैराबोला, हाइपरबोला दोनों ही कैसे कर्व हैं, ओपन कर्व।
मैं बहुत सिमेट्रिकली हाइपरबोला नहीं ड्रॉ कर पाऊंगा, आई होप आप रीजन जानते हैं क्यों, बट आई होप आप ये बात समझ पा रहे हो कि एलिप्स और सर्कल की तरह नहीं, पैराबोला और हाइपरबोला ओपन कर्व्स हैं, जैसे एलिप्स और सर्कल क्लोज्ड कर्व्स हैं, यहाँ पर ये ओपन कर्व है। बड़ा बेसिक सा ऑब्जर्वेशन है और क्या, और ये बात ध्यान से सुनिएगा, द लाइन पासिंग थ्रू फोकस, तो दोनों फोकाएं हैं, अभी वो एक ही फोकस को लेकर चल रहा है, बट मैं कह रहा हूँ वो जो दोनों फोकाएं हैं, उस लाइन जो पास होती है वो क्या होती है सर, आपका ट्रांसवर्स एक्सिस, और जो आपकी लाइन है जो कि आपकी डायरेक्ट्रिक्स है ना, वो क्या होगी, वो आपके ट्रांसवर्स एक्सिस पर हमेशा परपेंडिकुलर होगी। हम बात करेंगे कैसे। तीसरी बात, जो आपका ट्रांसवर्स एक्सिस है, जैसे एलिप्स में आप मेजर एक्सिस कहा करते थे, उसे आप चाहें तो फोकल एक्सिस भी कहेंगे, ये टर्म यूज होगी, याद रखिएगा, कुछ क्वेश्चंस में वो फोकल एक्सिस कहेगा। तो हम फोकल एक्सिस का क्या मतलब समझेंगे, हम ये समझेंगे कि वो लाइन जहाँ से दोनों फोकाएं पास होती हैं। क्या ये बात याद रहेगी, फोकल एक्सिस भूलोगे तो नहीं। ये आपकी हाइपरबोला है, और अगर मैं कॉन्जुगेट एक्सिस की बात करूं तो सर दोनों फोकाई का मिड पॉइंट आपके हाइपरबोला का सेंटर है, उस सेंटर से जो लाइन जा रही है किस पर, ट्रांसवर्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर, यानी टेक्निकली कॉन्जुगेट एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही आपके हाइपरबोला का सेंटर होता है। और ये दोनों कौन कॉन्जुगेट एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, यहाँ तक तो कोई डाउट या परेशानी या कंसर्न या इशू नहीं है। अब वो कुछ चीज़ें आपको एक एक करके समझाना चाह रहे हैं, हम इन सारी चीज़ों पर एक एक करके बात करेंगे, गौर से देखिएगा, पहले इस वाले पार्ट को पढ़िए और यहीं से हम कंटिन्यू करते हैं चीज़ें। ये वही बात लिख रहा है, अगर आप समझ पा रहे हो तो, ट्रांसवर्स एक्सिस intersects the hyperbola at point A and A dash, which are the two vertices of the hyperbola. Vertices सर कुछ समझ नहीं आ रहा है, अब याद करो फिर से वही बात, इस ट्रांसवर्स एक्सिस ने जब आपके हाइपरबोला को फोकस के अलावा, फोकस पर तो 2 पॉइंट्स हैं ही आपके S और S डैश, लेकिन ये हाइपरबोला जहां आपके ट्रांसवर्स एक्सिस को, या उल्टा ट्रांसवर्स एक्सिस जहां आपके हाइपरबोला, दोनों एक ही बात है, को जहां इंटरसेक्ट करता है, ये जो पॉइंट है आप जिन्हें कह रहे हो ए और ए डैश, याद आ रहा है, पैराबोला में जो वर्टेक्स एक ही वर्टेक्स हुआ करती थी, पर यहां पर चूंकि आपका हाइपरबोला बन रहा है तो सर साफ बात है कि इस बार यानी 2 वर्टाइसेस, अंडरस्टूड सी बात है। और अगर एस और एस डैश हमने फोकाई लिए थे तो वर्टाइसेस क्या होंगे, ए और ए डैश। ये बस एक स्टैंडर्ड कन्वेंशन है जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं, अगर यहां तक चीजें समझ आ रही हैं तो फिर क्या, सुनते जाएगा ध्यान से। ट्रांसवर्स एक्सिस के अलावा अगर मैं आपसे बात करूं मेजर एक्सिस की या ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ की, तो वो लेंथ यही होगी। जैसे आप याद करो, एलिप्स में आप क्या कहते हो सर, एलिप्स में जो ये लेंथ होती है इसे आप कहते थे मेजर एक्सिस की लेंथ। हाइपरबोला में जहां पर वो ट्रांसवर्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा होगा, यानी ये जो पॉइंट है जिसे आप कहते हो ए, और ये जो पॉइंट है जिसे आप कहते हो ए डैश, तो ये जो टोटल लेंथ है, ये जो टोटल लेंथ है ए डैश, दिस इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस, और लेंथ ऑफ द फोकल एक्सिस, और लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस। क्या ये बात आप सभी को समझ आई? आई थिंक ये अंडरस्टूड है। अच्छा, इसके साथ थोड़ी और बातें सुनते जाइएगा। आई होप ये बातें आपको समझ आ रही हैं कि ट्रांसवर्स एक्सिस को जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट्स हैं आपके ए और ए डैश, और जो आपका ए और ए डैश है यही क्या कहलाती हैं भाई, यही आपके वर्टाइसेस होते हैं हाइपरबोला की। ये बात अंडरस्टूड है क्या? अच्छा, दूसरी बात, ए डैश जो लेंथ है वही आपके ट्रांसवर्स एक्सिस या मेजर एक्सिस या फिर फोकल एक्सिस की लेंथ होती है, या जनरली उसे आप किससे डिनोट करते हैं, सिर्फ ट्रांसवर्स एक्सिस। तो अक्सर आप ए डैश ढूंढ रहे होंगे क्वेश्चंस के दरमियान जब आपसे ट्रांसवर्स एक्सिस या ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ, मेजर एक्सिस की लेंथ या फोकल एक्सिस की लेंथ पूछी जाएगी। तो ये टर्म्स याद रखना, बहुत बार बहुत अच्छे से बता रहा हूँ क्योंकि इन पर क्वेश्चंस बनते हैं, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। आगे सुनिएगा ध्यान से। देयर इज अनदर एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला। सर हाइपरबोला में भी जैसे एलिप्स में आपके मेजर और माइनर होते हैं, हाइपरबोला में भी ट्रांसवर्स के अलावा हम एक और डिस्कशन कर चुके हैं, कॉन्जुगेट एक्सिस भी होता है। कॉन्जुगेट एक्सिस कैसे? ट्रांसवर्स पर परपेंडिकुलर होता है। पहली बात, सिमेट्रिकली इस तरीके से प्लेस्ड होता है कि वो टेक्निकली आपके चाहें तो आप उसे कह लें ए और ए डैश का मिड पॉइंट, या फिर आप उसे कह लें एस और एस डैश का मिड पॉइंट, यानी कि आपके दोनों वर्टाइसेस का मिड पॉइंट या फिर दोनों फोकाई का मिड पॉइंट इज कॉल्ड, इस लाइन से, इस पॉइंट से वो पास होता है आपका कॉन्जुगेट एक्सिस। और कॉन्जुगेट एक्सिस टेक्निकली इज नथिंग बट ट्रांसवर्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर लाइन। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? लेकिन कौन सी परपेंडिकुलर लाइन? जो आपके हाइपरबोला के सेंटर से पास होता है। काफी हद तक आप एक सिमेट्री
समझ पा रहे होंगे जो हमने देखी है ना सिर्फ इलिप्स में बल्कि हाइपरबोला में भी। वही सारी बातें हैं, बस शेप का थोड़ा सा डिफरेंस है। जहां इलिप्स आपका एक क्लोज्ड फिगर था, क्लोज शेप था, वैसे ही यहाँ पर इस तरीके से चीजें निकल कर आएंगी। मेरा आपसे बस ये पूछना है सर, जैसे हमने इलिप्स में मेजर एक्सिस की लेंथ पढ़ी, उससे आपने यहाँ पर कह दिया ए डैश, इसे आपने ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ कह दिया या फोकल एक्सिस की लेंथ कह दिया या आपने मेजर एक्सिस की लेंथ ही कह दिया इसे या ट्रांसवर्स एक्सिस कह दिया, तो क्या यहाँ पर इस कॉन्जुगेट एक्सिस की भी लेंथ आती है? आती है। पर सर उस केस में तो ये हाइपरबोला इसे कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो वो आप कौन से 2 पॉइंट्स है जो एक्सट्रीम मानोगे? मानेंगे, बात करेंगे उस बारे में बात करेंगे। हम 2 पॉइंट्स लेंगे यहाँ पर भी जो आपको रिस्ट्रिक्ट करेंगे आपके कॉन्जुगेट एक्सिस को भी, लेकिन किस तरीके से उस बारे में भी बात करेंगे। पर यहाँ तक तो चीजें समझ आई हैं, यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं है। अगर इस बात को आगे बढ़ाएं तो क्या नेक्स्ट पॉइंट निकल कर आता है, गौर से सुनिएगा भाई। जो आपका कॉन्जुगेट एक्सिस होता है, हम ये बात कर चुके हैं कि वो आपके मेजर एक्सिस यानी कि ट्रांसवर्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर होता है, और वो आपका किसी और पर्सपेक्टिव से देखना चाहें तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है ए डैश का। आप इसे ना सिर्फ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहेंगे ए डैश का, बल्कि आप इसे कह सकते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एस डैश का, मतलब दोनों फोकाई को ज्वाइन करने वाली लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, या ट्रांसवर्स एक्सिस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, या ए डैश का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो भी आप कहना चाहें। क्लियर सी बात है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है यानी ट्रांसवर्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर और सेंटर से पास होने वाली लाइन कॉन्जुगेट एक्सिस होगी। ये बातें याद रखिएगा। और हम बात कर चुके हैं सर, चाहे ट्रांसवर्स एक्सिस हो या फिर कॉन्जुगेट एक्सिस हो, आपका ग्राफ, आपका हाइपरबोला सिमेट्रिकल ही रहेगा, कॉन्जुगेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में भी और ट्रांसवर्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में भी। इफ यू ऑल आर गेटिंग माय पॉइंट, जो मैं कहना आपको समझाना चाह रहा हूँ वो बात से आगे क्या सुनिएगा। दोनों ही एक्सिस, ये बात हम कर चुके हैं, कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं सर? सी से, which is called the center of the hyperbola। और क्या सेंटर जो है आपका वो बाइसेक्ट करता है हाइपरबोला की हर कॉर्ड को जो सेंटर से पास होती है। समझ नहीं आया? सुनिएगा ध्यान से। कोई भी कॉर्ड आप उठा लें इस हाइपरबोला में, कोई भी कॉर्ड आप उठा लें, अगर वो सेंटर से पास हो रही है, जैसे मान लो मैंने एक कॉर्ड उठाई ये वाली, लेट्स अज्यूम हमने एक कॉर्ड उठाई है ये वाली जो कि आपके सेंटर से पास हो रही है, तो ये कॉर्ड क्यों है सर? आप खुद सोचो, ये कॉर्ड इसलिए है क्योंकि हाइपरबोला के एक पॉइंट से शुरू होकर दूसरे पॉइंट पर खत्म हुई। बिल्कुल सही बात। ये कौन सी कॉर्ड है? ये वो खास कॉर्ड है जो आपके हाइपरबोला के सेंटर से पास हो रही है। और अगर ये सेंटर से पास हो रही है और इसके इन एक्सट्रीम्स को मैं नाम दे दूं कि लेट्स से सर ये जो पॉइंट है इसे मैं कह लेता हूँ लेट्स से सी तो हमने ऑलरेडी नोट कर दिया है, तो लेट्स से मैं इसे कह लेता हूँ फॉर अ वाइल आर, और इस पॉइंट को मैं कहता हूँ आर एस ले चुके हैं, तो लेट्स से पी भी ले चुके हैं, तो क्यू है ना। तो आप याद रखिएगा, जितनी डिस्टेंस आर सी की होगी उतनी ही डिस्टेंस क्यू सी की भी होगी। याद रहेगी बात। सेंटर से पास होने वाली कोई भी कॉर्ड आपके हाइपरबोला की हो, वो बाइसेक्ट होती है सेंटर से। याद रहेगी ये बात, याद रखिएगा। चलो, यहाँ तक अगर डिस्कशन समझ आ रहा है, बहुत स्मूथ सी बातें, स्टैंडर्ड सी बातें, मैं एक बेसिक सी डेफिनेशन आपसे डिस्कस करता जा रहा हूँ, जो लिंगो हम यूज़ करेंगे, जो टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे। मैं कभी भी कहूँगा ट्रांसवर्स एक्सिस तो आपको क्लिक होना चाहिए। मैं अगर बात करूँ वर्टाइसिस की तो आपको क्लिक होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ हर एक वो चीज़ की जो हम पढ़ रहे हैं, सेंटर, कॉन्जुगेट एक्सिस, तो आपको चीज़ें क्लिक होते चले जाना चाहिए। याद रहेंगी बातें, आगे सुनते हैं। नेक्स्ट बात क्या निकल कर आती है? क्योंकि आपका हाइपरबोला सिमेट्रिकल है, तो आप ये बात ऑब्जर्व करेंगे कि जैसे एक फोकस आपकी अल्फा बीटा एस पर थी, दूसरी एक और फोकस आपको मिलेगी जिसे आप एस डैश डिनोट करेंगे, वो दूसरी तरफ होगी, अल्फा डैश कॉमा बीटा डैश, अगर अभी फिलहाल कहना चाहे तो। अगर वो फोकस मिली तो उसके करेस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स भी मिलेंगी। तो यही बात हम कर चुके हैं कि जैसे इलिप्स में आपको 2 फोकस मिलते थे, 2 डायरेक्ट्रिक्स मिलते थे, हाइपरबोला में भी आपको 2 फोकस और 2 डायरेक्ट्रिक्स मिलेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है इस बात से? बहुत खास, बहुत विशेष, बहुत टफ, बहुत मुश्किल बात है तो मैं नहीं कर रहा हूँ, आगे सुनते जाइएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो निकल कर आता है वही बात कि सर इस बार भी उस पॉइंट की इस नई फोकस से डिस्टेंस और उस पॉइंट की इस करेस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उनका रेशो भी वही इसेंट्रिसिटी जो ग्रेटर देन 1 है वही वैल्यू होगी। क्या ये बात आपको याद रहेगी? अब एक छोटी सी बात वो आपको समझाना चाह रहा है कि अगर आप फिगर को ऑब्जर्व करें, उसमें अगर आप इस फिगर में अगर आप ये डिस्टेंस वाइज मेजर करें चीज़ें, कौन कौन सी डिस्टेंस, गौर से देखना कि सर चीज़ें बिल्कुल सिमेट्रिकल होंगी। बिल्कुल सिमेट्रिकल मतलब आपके सेंटर से इस डायरेक्ट्रिक्स की आप डिस्टेंस ले लें या फिर आपके सेंटर से इस डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस ले लें, ये बिल्कुल तय है, सेम होगी।
सीधी बात है ना, मतलब इसमें इसमें कौन सी बड़ी नई विशेष बात है सर, ये तो होना तय है क्योंकि चीजें बिल्कुल सिमेट्रिकल है। जैसे ये ए और ए डैश इक्वी डिस्टेंट थे सी से, जैसे ये एस और एस डैश इक्वी डिस्टेंट हैं सी से, तो सिमेट्रिकली बहुत सॉर्टेड सी बात है सर, एल और एल डैश भी इक्वी डिस्टेंट होंगे सी से। याद रहेगी ये बातें, बहुत बहुत मुश्किल बहुत टफ बातें मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं एक एक पॉइंट आपको बहुत क्लियरली समझाते हुए चल रहा हूँ, जहाँ पर मेरे ख्याल से अभी तक कोई आपत्ति कोई परेशानी नहीं रही होगी। और सबसे खास बात कि आप नोट्स बना रहे हैं, कि आप हर एक चीज़ लिखते चले जा रहे हैं। आई होप आप ये प्रॉपर सा प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे होंगे। इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट पॉइंट पर, तो क्या एस पी और एस डैश पी आपके फोकल डिस्टेंसेस हैं या फोकल रेडाई हैं पॉइंट पी के, ये तो हम बात करते आए हैं सर। अगर मैं आपसे पूछूं जैसे पॉइंट पी, तो पॉइंट पी को अगर मैं किसी भी फोकस से कनेक्ट कर रहा हूं, याद है आप सभी को ये बातें, एलिप्स या हाइपरबोला पैराबोला पर अगर किसी भी लाई करने वाले पॉइंट को अगर आप कनेक्ट करते हैं फोकस से, तो उन्हें आप फोकल कॉर्ड, फोकल डिस्टेंस, फोकल रेडाई, जो भी आप कहना चाहें कह सकते हैं। इवन आप उन्हें फोकल सेगमेंट भी कहते हैं, अगर आपको याद आ रहा हो तो। याद करिए फिर से, पी जो पॉइंट है इसकी जो डिस्टेंस है फोकस है, या तो ये पी एस डैश आप कह लें, या फिर पी से जो एस की डिस्टेंस है पी एस, ये डिस्टेंसेस जो हैं इन्हें आप फोकल डिस्टेंस या फोकल रेडाई, फोकल सेगमेंट या कभी कभी फोकल कॉर्ड, इस तरीके के नाम से डिनोट किया जाता है, डिपेंड्स। तो क्वेश्चन में किसी भी तरीके से आ सकता है। मैं तीनों के कॉन्टेक्स्ट से बता रहा हूँ, चाहे वो पैराबोला हो, एलिप्स हो या हाइपरबोला हो। याद रहेंगी ये बातें, भूलिएगा मत, काम की बातें हैं। और चूंकि ये फाइनल चैप्टर है आपके कोऑर्डिनेट का, और इसके थ्रू मैं चाह रहा हूँ कि क्विक रिव्यू आप ले लें, ना सिर्फ पैराबोला, एलिप्स, बल्कि हाइपरबोला का भी। यानी फाइनली चीज़ें बिल्कुल सेम होंगी। यहाँ पर भी हम टी लाएंगे, टी इज इक्वल टू S1 लाएंगे, SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर लाएंगे, सब कुछ लाएंगे। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट भी आएगी साहब, टेंजेंट भी आएगी, नॉर्मल भी आएगा। लेकिन इस बार अगर ये फाइनल मौका है तो एलिप्स के थ्रू, पैराबोला के थ्रू आप गुजरते हुए जो हाइपरबोला पर पहुंचे हैं, तो इसके ज़रिए ये दोनों चैप्टर्स भी हाथों हाथ फिर से रिवाइज हो जाएंगे, आपको सारी बातें रिकॉल हो जाएंगी। तो एक अच्छे तरीके से आप इस पूरी बुक को कंप्लीट कर रहे होंगे इस चैप्टर के साथ। तो मौका है, इसे यूटिलाइज करिए, अच्छे से पढ़िए, है ना। यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं है, मैं हर एक बात बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ क्योंकि ये बेस है आपके इस चैप्टर का। तो इसे अच्छे से सुनते चलिएगा, इसी से सारी आपकी काम की बातें निकलेंगी, है ना। अब अगर मैं आपसे आगे बढ़ूं, तो ये बात आपने नोट डाउन की कि आपके जो एस और एस डैश पी हैं, इन पॉइंट्स को आप क्या कहेंगे। इन्हें आप चाहें तो कह लें फोकल डिस्टेंस या फोकल रेडाई, या कभी कभी फोकल सेगमेंट, या कभी कभी फोकल कॉर्ड भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या निकल कर आता है, एक काम की बात। जैसे याद करो, हमने एलिप्स में एक बात की थी, आपको याद आ रही है कि सर एलिप्स पर लाई करने वाले किसी भी पॉइंट सी, किसी भी पॉइंट की दोनों फोकाई से डिस्टेंस यानी पी एस प्लस पी एस डैश आपके मेजर एक्सिस की लेंथ के इक्वल होती है। याद आया, एस पी प्लस एस पी प्लस एस डैश पी। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, एस पी प्लस एस डैश पी इलिप्स के लिए बात कर रहा हूँ, वो होता है 2a। यानी एक पॉइंट, इलिप्स की डेफिनेशन को डिस्क्राइब करने का हमने एक और तरीका सीखा था, इफ अ पॉइंट मूव्स इन सच अ वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू fixed points, the sum of its distance from two fixed point remains constant, which is the 2a, then the locus of that point is an ellipse। याद आया आपको। इसी तरीके से हाइपरबोला में भी कुछ हो रहा है सिमेट्रिकली, बस एक छोटे से माइन्यूट से चेंज की बात। ये सारी बातें आपको याद है क्या? अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो याद करो। सर एसपी क्या होगा? एसपी आपका टेक्निकली क्या होगा? मैं यहाँ पर चीज़ें बना ले रहा हूँ, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो, ताकि हम यहीं फटाफट देख लें। गौर से देखिएगा, ये अगर आपका वाई एक्सिस है और अगर ये आपका एक्स एक्सिस है ना, अगर ये आपके वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस हैं इस तरीके से, तो याद करो स्टूडेंट्स, हमने बड़ी सिंपल सी बातें सीखी हैं। मैं एक हाइपरबोला ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना। तो अगर मैं एक हाइपरबोला ड्रॉ करूँ तो ये तो कुछ अजीब सा ही शेप बन गया भाई। हाइपरबोला बनाने के लिए हमें कौन सा शेप हेल्प करेगा? हमें अपने ही खुद से ही कोशिश करनी होगी, क्योंकि यहाँ तो मदद नहीं मिल रही। तो एक शेप ये रहा, बस मान लो थोड़ी देर के लिए, थोड़ी सी आप मुझे लिबर्टी दीजिए, और एक शेप ये रहा, है ना। ऑल्दो वो इतने खूबसूरत से नहीं बनते, वो ये शेप्स कुछ ऐसे से बन रहे होते हैं, है ना। तो लगभग अप्रॉक्सीमेटली मैं ये डिस्टेंस पर बात कर रहा हूँ, और बहुत प्रॉपरली तो हर बार मैं हाइपरबोला आपके बना भी नहीं पाऊंगा। मान लो ये वो हाइपरबोलास हैं, है ना। इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, यहाँ तक चीज़ें समझ आई। अब सुनते जाइएगा ध्यान से। हाइपरबोला में मैंने एक पॉइंट चुना उस पर लाई करने वाला, है ना। ये इसकी फोकस है, लेट्स से ये रही एस आपकी, और ये रही एस डैश, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। और सर इनकी करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स भी रहेंगी, तो मान लो ये एक डायरेक्ट्रिक्स है, समझ आ रहा है आप सभी को। और इसी तरीके से एक और डायरेक्ट्रिक्स है, जो कि हम कहाँ ले लेंगे, जो कि हम इस तरफ इस फोकाई के करस्पॉन्डिंग ले लेंगे। आई होप ये बातें आप सभी को समझ आ रही कि एक और डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर ली जा सकती है। क्या ये दोनों बातें आपको समझ आई?
अब क्या, गौर से सुनिएगा, अगर इस फोकस की मैं डिस्टेंस निकालूं, अगर मैं इस फोकस की डिस्टेंस निकालूं किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से, तो एक पॉइंट चुन लेते हैं सर P। जैसे एक पॉइंट हमने चुना P कुछ इस तरीके से, यहाँ गौर से सुनिएगा स्टूडेंट्स, काम की बात है। अगर इस पॉइंट P की मैंने डिस्टेंस निकाली S से तो ये रहेगी, और इस पॉइंट की S डैश से डिस्टेंस निकाली तो वो ये रहेगी। हम जानते हैं, अगर मैं आपसे सीधी सी बात करूं तो जो P की S से डिस्टेंस है, इस फोकस से, तो AC के करस्पॉन्डिंग अगर P से मैं इस डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो मैं इस पॉइंट को कहता हूं लेट्स से M, और मैं इस पर ड्रॉप किए गए पॉइंट को कहता हूं M डैश। तो आई होप आप ये बात जानते हैं कि सर PS, अगर मैं आपसे पूछूं PS अपॉन PM तो वो कितना होगा सर, वो होगी आपकी एसेंट्रिसिटी। ना सिर्फ ये, बल्कि अगर मैं आपसे पूछूं PS डैश अपॉन क्या, PM डैश, तो वो भी क्या होगी, एसेंट्रिसिटी। बस यही बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि अगर मैंने PS और PS डैश पर बात की तो PS को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं E टाइम्स PM, और PS डैश को क्या लिख सकता हूं, E टाइम्स PM डैश। कोई तकलीफ तो नहीं है? तो यही हमने लिखा है E टाइम्स PM डॉट E टाइम्स PM डैश। इसेंट्रिसिटी कॉमन लिया तो इनका डिस्टेंस का डिफरेंस, किसका, उस पॉइंट की दोनों फोकाई से हाइपरबोला में जो डिफरेंस है वो कितना आता है, E टाइम्स PM माइनस PM डैश। अब सुनना, आप ध्यान से सोच के देखो, अगर मैं आपसे PM पूछूं तो आप PM को लेके क्या कहोगे, सर PM टेक्निकली ये डिस्टेंस है। अरे आप देख पा रहे हो ना, ये डिस्टेंस जो है ये PM है, और इसमें से अगर मैं PM डैश सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, मतलब मैं टेक्निकली ये डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो आप सोच के देखो, इस डिस्टेंस में से डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट की, आरंट यू लेफ्ट विद दिस डिस्टेंस व्हिच इज नथिंग बट व्हाट, व्हिच इज टेक्निकली MM डैश। तो वो कहना चाह रहा है आपसे कि PM माइनस PM डैश को हम लिखेंगे क्या, MM डैश। ऐसा ही कुछ हमने एलिप्स में किया था। अभी क्या, ध्यान से देखो, मैं MM डैश को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, मैं MM डैश को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। अब याद करो, M और M डैश के ही करस्पॉन्डिंग अगर मैं इस ट्रांसवर्स एक्सिस पर पॉइंट ढूंढूं तो हमने उन्हें L और L डैश कहा था, याद करो। जहां पर डायरेक्ट्रिक्स और ट्रांसवर्स एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहे होंगे उन पॉइंट्स को हम L और L डैश कह सकते हैं। तो जो डिस्टेंस M और M डैश की है वही टेक्निकली डिस्टेंस L और L डैश की होगी। क्या आप मेरी बात समझ पाए? तो मैंने MM डैश को किससे रिप्लेस किया है, LL डैश से, और पूरे एक्सप्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया। तो अब मुझे क्या मिल रहा है, 2 टाइम्स LL डैश। मुझे क्या मिल रहा है, 2 टाइम्स LL डैश, मतलब LL डैश का डबल, मतलब इस लेंथ का डबल। अब वो क्या होगा, जरा उसको समझते हैं, गौर से देखना। क्या मैं LL डैश को, आई होप आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि आप इस डिस्टेंस को क्या कहेंगे A, और इस डिस्टेंस को क्या कहेंगे, आप इस डिस्टेंस को कहेंगे A डैश। कोई तकलीफ तो नहीं है इस बात से? फिर वही बात सोच के देखिएगा, बहुत सिंपल सी बात है, गौर से देखिएगा। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, प्लीज़ दिमाग लगाइएगा, सोच के समझ के, सिंपल सी बात है कि सर इस हाइपरबोला पर एक पॉइंट है A। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, इस हाइपरबोला पर एक पॉइंट है A। तो अगर इस पॉइंट A के बारे में अगर मैं आपसे कोई ओपिनियन लूँ, इस पॉइंट A के बारे में आपसे कोई ओपिनियन लेता हूँ, जैसे मैं L और L डैश लेंथ को लिखना चाह रहा हूँ, तो मैं 2LL डैश को कैसे लिख ले रहा हूँ, 2 बार, है ना, LL डैश प्लस LL डैश। लेकिन जो आपके L और L डैश लेंथ है उसको मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूँ। देखो, क्या मैं इसे लिख सकता हूँ L डैश A माइनस LA? ये कैसे लिखा, ध्यान से देखो, L डैश A माइनस LA, तो टेक्निकली वो आपका यही बचा LL डैश। और इसी तरीके से उसने उस तरफ लिखा क्या, LA डैश माइनस L डैश A डैश। आपको मैं अगर नहीं समझ आ रहा है तो थोड़ा हल्के में सिंपल सा मैनर दिखाता हूँ। एक बार उसने क्या किया, ये जो पॉइंट है A, इससे L डैश की डिस्टेंस निकाली और उस पॉइंट A से L की डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट किया। तो आई होप आप नज़र देख पा रहे हो, यही डिस्टेंस मिल रही है। यही काम उसने एक बार फिर से दोहराया, लेकिन इस बार किसी और तरीके से। इस बार कैसे, किसी और तरीके से? इस बार उसने क्या किया, इस बार उसने L से A डैश की डिस्टेंस निकाली और L डैश से A डिस्टेंस की डिस्टेंस निकाली, और इस डिस्टेंस में से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो वापस मुझे यही डिस्टेंस मिल रही है। यानी टेक्निकली आप देखो सर, L डैश A में से LA सब्ट्रैक्ट करेंगे तो LL डैश मिलेगा, और सिमिलरली A डैश में से L डैश A डैश सब्ट्रैक्ट करेंगे तो LL डैश मिलेगा। तो यही बात, जो LL डैश है इसे जो हम लिख रहे हैं वो क्या, E/2 को हम ऐसा ही रख रहे हैं, और LL डैश को मैं LL डैश प्लस LL डैश लिख रहा हूँ। एक LL डैश को मैं कुछ ऐसा और दूसरे LL डैश को मैं कुछ ऐसा लिख रहा हूँ। ऐसा क्यों कर रहे हैं, उस पर बात करते हैं, गौर से देखना। L डैश A क्या है, सोच के देखो, L डैश A क्या है, गौर से देखो। सर A पॉइंट की L डैश यानी इस डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस,
फिर वही बात, आप इस एलिप्स में देखो, सॉरी हाइपरबोला, इस हाइपरबोला में देखो इस ए पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस कितनी होगी। अगर मैं इस ए पॉइंट की इस फोकस से डिस्टेंस देखता हूँ तो शैल वही बात है ना, चाहे आप इस फोकस के लिए देखो या इस फोकस के लिए, बट जब इस फोकस के लिए देखोगे तो इसकी करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स ये है। आई होप ये बातें आपको बॉदर या कंफ्यूज नहीं कर रही है, मैं सिंपल सी बात आपसे कहना चाह रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। अब एक बात बताओ, ये हाइपरबोला पर एक पॉइंट है ए, है ना, बिल्कुल है सर। उस पॉइंट की इस फोकस से डिस्टेंस कितनी है, ए एस डैश, वो कितनी होगी सर, उसका इससे रेशो, इस पॉइंट ए की इसकी करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस वो कितनी है, ए एल डैश, वो क्या होगा, एसेंट्रिसिटी। आप मेरी बात समझ पा रहे हो, उसने यही किया है। अगर आप ध्यान से देखो तो जो आपका ए एल डैश है उसको उसने लिखा है ए एस डैश अपॉन ई, जो ए एल डैश है उसे इसने लिखा है एस डैश ए अपॉन ई, यही बात है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं एल ए क्या होगा, सर एल ए तो आसान है, सोच के बताओ एल ए कितना होगा। सर ए पॉइंट की इस डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस छोड़ो, आप ए पॉइंट की एस से डिस्टेंस बताओ, वो ये रहेगी, ए पॉइंट की डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस बताओ तो वो ये रहेगी, पी एल क्यों लिखा भाई, ए पॉइंट की डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस निकालो तो वो ये रहेगी। तो फिर वही बात, क्या मैं ए एल को ए एस अपॉन ई से रिप्लेस कर सकता हूँ। जो काम हमने इन दोनों के लिए किया वही काम हम यहाँ करेंगे। एल ए डैश, एल ए डैश मतलब हाइपरबोला पर लाई करने वाले पॉइंट की डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस, यानी अगर मैं आपसे पूछूं ए डैश की फोकस से डिस्टेंस तो वो कितनी होगी, ए डैश एस डैश, कोई तकलीफ तो नहीं, और उस पॉइंट की डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस, बाय द वे अगर एस डैश लिया है तो करस्पॉन्डिंग आपको डायरेक्ट्रिक्स यही लेनी होगी जिसकी फुट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, एल डैश, तो वो कितना आता है ई। तो यहाँ से ए डैश, सॉरी ये कितना था, ये टेक्निकली था ए डैश, है ना, ये टेक्निकली कितना था, ए डैश। तो टेक्निकली आपका ए डैश एल डैश को आप किससे रिप्लेस करोगे, ए डैश एस डैश अपॉन ई। सिमिलरली अगर मैं ए डैश एल की बात करूं, अगर मैं आपसे ए डैश एल की बात करूं तो हाइपरबोला पर लाई करने वाले किसी पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस, यानी क्या, ए डैश एस, आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो, अपॉन उसकी करस्पॉन्डिंग, अब एस के करस्पॉन्डिंग फोकस ये है तो ए डैश की डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस, उसका फीट क्या है, एल, तो ए एल, वो भी क्या होगी, एसेंट्रिसिटी। तो ए डैश एल को हम क्या लिखेंगे, I'm really sorry, ये क्या होगा, ए डैश एल, है ना, ए डैश एल को हम क्या लिखेंगे, ए डैश एस अपॉन ई। तो इस तरीके से टर्म आ रही है। अब गौर से देखो ई ई ई और ई बाहर आया कॉमन, ई से ई कैंसिल, 1/2 बचा। अब अंदर क्या बच रहा है, अंदर बच रहा है ए एस डैश माइनस ए डैश एस डैश। मैं इससे और इससे कंसिडर कर रहा हूँ, गौर से देखना क्या हम कंसिडर कर रहे हैं, हम ए एस डैश। अब ए एस डैश क्या है सर, ये है आपका ए, ध्यान से देखना, और एस डैश क्या है, ये वाला एंड, ये वाली फोकस, है ना, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये रही ए एस डैश, और उसमें से ए डैश एस डैश में सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। सोच के देखो, इसमें से मैंने ए डैश एस डैश सब्ट्रैक्ट किया। अब बड़ी सिंपल सी बात समझना, आपके पास ये बचेगा क्या, ए से ए डैश की लेंथ। तो टेक्निकली इससे जब इसको सब्ट्रैक्ट किया तो आपको क्या मिला, आपको टेक्निकली आपको ए ए डैश मिला। डू यू ऑल गेट दैट, डू यू ऑल गेट दैट, एनी कंफ्यूजन सो फार। सिमिलरली आई होप आप समझ पा रहे हो, ए एस डैश और ए डैश एस डैश, देखो आप ध्यान से, ए एस डैश ये रही डिस्टेंस, ए एस डैश और ए डैश एस डैश, तो टेक्निकली ए ए डैश बचेगा। सिमिलरली सर आप ये क्यों नहीं देख पा रहे हो कि ए डैश एस में से ए एस सब्ट्रैक्ट किया। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, क्या है भाई, ए डैश एस में से ए एस सब्ट्रैक्ट किया, तो देखो ध्यान से, ए डैश एस में से, यानी ए डैश एस क्या होगी, ये वाली डिस्टेंस, आप देख पा रहे हो, ए डैश एस ये वाली डिस्टेंस है, उसमें से आपने ए एस सब्ट्रैक्ट किया और ए एस क्या होगी, ये वाली डिस्टेंस, कोई तकलीफ तो नहीं है। तो जब आप इस डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट करोगे तो टेक्निकली आपको ए डैश मिलेगा। तो फिर वही बात, आपको मिला ए ए डैश और ए ए डैश, तो कितना हुआ, 2 ए डैश, ये कितना हुआ, 2 टाइम्स ए ए डैश, और वो एक 2 से 2 कैंसिल। तो फाइनली मैं एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन की तरफ पहुंचता हूं, जो कि क्या है, जो कि है ए ए डैश। यानी इस बार आपको क्या मिल रहा है, गौर से देखिए, इस बार आपको ये मिल रहा है कि हाइपरबोला पर लाई करने वाले किसी भी पॉइंट की फोकस से डिस्टेंसेस का डिफरेंस। अब डिफरेंस मतलब मॉड लगा लीजिएगा, मुझे नहीं पता कौन सी वैल्यू ज़्यादा है कौन सी वैल्यू कम है, क्योंकि डिस्टेंस है राइट, तो डिस्टेंस हमेशा कितनी आएगी, डिस्टेंस आएगी आपकी ए ए डैश, और ए ए डैश आप जानते हैं सर, ए ए डैश आपकी दोनों वर्टाइसेस हैं, याद करो, एक वर्टेक्स, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं लग रहा है भाई, ये बहुत मेस्ड अप तो नहीं लग रहा है। तो आपके जो ए और ए डैश के बीच की डिस्टेंस है वही तो आप क्या कहते हो, मेजर एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस, फोकल एक्सिस, जो भी आप कहना चाहें उसकी लेंथ टेक्निकली। तो ये आपका हमेशा याद रखना, जहाँ एलिप्स में एस पी प्लस एस डैश पी 2a हुआ करता था, यहाँ पर
हाइपरबोला में एस पी माइनस एस डैश पी, उनका डिफरेंस किसका, उस पॉइंट की फोकस से डिस्टेंसेस का डिफरेंस, वो हमेशा आपका मेजर एक्सिस होगा, ए डैश या ट्रांसवर्स एक्सिस या फोकल एक्सिस। क्या ये बात आप सभी को समझ आई? मेरे ख्याल से तो बहुत आसान, बेसिक, सिंपल, साधारण सी बात है, पर इस पर सवाल बनेंगे। और इसके थ्रू क्या मैं हाइपरबोला की एक और डेफिनेशन दे सकता हूँ? कैसी डेफिनेशन? गौर से देखिए सर, समझो एक पॉइंट है, वो इस तरीके से मूव कर रहा है कि उसकी दो फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंसेस का डिफरेंस एक कांस्टेंट वैल्यू है। अरे यही बात तो हमने एलिप्स में भी की है कि एक पॉइंट इस तरीके से मूव कर रहा है कि उसकी दो फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंसेस का सम एक फिक्स्ड वैल्यू है, तो वो एलिप्स था। पर इस बार अगर वो हाइपरबोला है तो इस बार बस सम की जगह में क्या ले लूंगा? डिफरेंस। चूंकि डिफरेंस लेना है तो मुझे तो उसे पॉजिटिव ही बरकरार रखना है, क्योंकि डिफरेंस है। इस तरफ वो पॉजिटिव वैल्यू है ना, तो मुझे नहीं पता इस तरफ बड़ा छोटा कौन है, क्योंकि मुझे नहीं पता पी आपने कहाँ लिया है, तो आप डिफरेंस लिखिए। अब वो चाहे बड़ा ये हो या बड़ा ये हो, मॉड लगाने से बड़ी वैल्यू अपने आप जो भी होगी आपका एक पॉजिटिव डिफरेंस दिखाई देगा आपको, क्योंकि डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। कोई फर्क, कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस बात से? आज के लेक्चर का एक सेकंड इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जो होगा, जो आपको याद रखना होगा, वो होगा ये, क्या आप सब ये बात याद रखेंगे? भूलेंगे तो नहीं, काम की बात है, ज़रूरी बात है, जिसे आप सभी को याद रखना है। आगे अगर मैं बढ़ूँ, अगली बात, point P is lying on the right branch of the hyperbola. For point P lying on the left branch we have this. वो उसने उसको ऐसे लिख दिया है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उसे मॉड लगा के लिख ले रहा हूँ। तो सबसे अच्छी बात, आप ऐसे राइट ब्रांच लेफ्ट ब्रांच याद मत रखो, क्योंकि आप समझो ना, अभी वो P कहाँ था? अभी वो राइट ब्रांच पे था। तो राइट ब्रांच पे था तो बड़ी डिस्टेंस कौन सी थी? PS। छोटी डिस्टेंस क्या थी? PS डैश। तो आप PS में से PS डैश सब्ट्रैक्ट करोगे, ऐसे कब तक देखोगे राइट ब्रांच लेफ्ट ब्रांच? P कहाँ सिचुएटेड है ये थोड़ी बताएगा वो। तो मैं तो डिफरेंस लेना जानता हूँ, तो मैं सबसे अच्छी सहूलियत के लिए अपनी क्या लगा लूंगा? मॉड। यही बात वो कह रहा है, गौर से सुनिए। डिफरेंस ऑफ टू फोकल रेडाई। फोकल रेडाई क्या होती है? याद करो सर, किसी पॉइंट की दोनों फोकाई से डिस्टेंसेस जो हैं उन्हें आप फोकल सेगमेंट, फोकल कॉर्ड, फोकल रेडाई कह लें अभी। तो ये जो है फोकल रेडाई, इनका डिफरेंस हमेशा क्या होता है भाई? किसी भी वेरिएबल पॉइंट से, आपको जरूरी नहीं कोई फिक्स पॉइंट चुनना है, किसी भी पॉइंट जो आपने हाइपरबोला पर चुना उससे अगर डिस्टेंसेस निकालें, उनका डिफरेंस निकालें, तो वो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। जो कांस्टेंट वैल्यू होगी वो क्या होगा? आपका ए डैश, यानी लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, या उसे आप सिर्फ ट्रांसवर्स एक्सिस भी कह सकते हैं, उसे आप लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस या लेंथ ऑफ फोकल एक्सिस भी कह सकते हैं, डिपेंड्स। तो एग्जाम में आपको कोई भी आपको वो दे सकता है, चाहे वो फोकल एक्सिस कह दे या ट्रांसवर्स एक्सिस कह दे या कुछ भी कह दे। क्या ये बात समझ आई? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। आगे सुनिएगा, फर्दर इन ट्रायंगल PSS। अब PSS में क्या? SS डैश तो फिक्स्ड है। अब सुनना, इससे से वो वही डेफिनेशन पर लेकर जा रहे हैं जहां पर मैं आपको घुमाना चाह रहा था। Difference of two variable sites SP and S dash P is constant. This leads to another definition of hyperbola as follows, which we have already understood कि sir, if in a triangle, किसी triangle में एक साइड SS dash fixed कर दी जाए, तो अगर जो दूसरी वेरिएबल वर्टेक्स है P वो इस तरीके से मूव करती है कि उस पॉइंट का बचे हुए दोनों वर्टाइसेस से डिस्टेंसेस का डिफरेंस अगर एक कांस्टेंट वैल्यू है, वो कांस्टेंट वैल्यू है, तो हम क्या कहेंगे? वो पॉइंट का जो लोकस है, वो जो वेरिएबल पॉइंट है, वो एक हाइपरबोला पर मूव करेगा। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? यानी कि अगर एक हाइपरबोला हमारे पास है, मान लो, है ना, और आपके पास इनकी क्या होंगी भाई? फोकाई होंगी। इन दोनों की क्या होंगी? अपनी अपनी फोकाई। मान लो ये रही, तो ये जो फोकाई आपने मिलाई ना, S और S डैश, अब मेरा बस आपसे ये कहना है कि इस हाइपरबोला पर कोई भी एक पॉइंट आप अपनी मर्जी से चुन लो। आप कोई भी एक पॉइंट अपनी मर्जी से चुन लो और उसकी यहाँ से डिस्टेंस निकालो और उसकी यहाँ से डिस्टेंस निकालो और उनका डिफरेंस निकालना, उनका डिफरेंस ऐसे निकालना। फिर उसके बाद इस हाइपरबोला पर कहीं और कोई पॉइंट चुन लेना, कुछ भी चुन लेना, कहीं भी चुन लेना, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। मान लो यहाँ चुना, और इस बार भी क्या करना? उस पॉइंट की इस फोकस से डिस्टेंस निकालना, उस पॉइंट की इस फोकस से डिस्टेंस निकालना, और फिर वापस उनका डिफरेंस निकालना। जो आपका पिछला डिफरेंस आ रहा था ना, वही आएगा। यही बात यहाँ पर लिखी गई है, अगर आप समझ पाए। और इस बात पर हम बात कर चुके हैं सर कि अगर एक पॉइंट इस तरीके से मूव करता है कि उसकी किन्हीं दो फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंसेस का डिफरेंस एक फिक्स्ड वैल्यू हो, तो वही आपका पॉइंट का लोकस क्या होगा? वो होगा आपका, क्लियर सी बात है सर, बहुत सॉर्टेड सी बात है, वो पॉइंट आपका क्या होगा? हाइपरबोला। सॉर्टेड है, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा।
नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल कर आता है, लेटस रैक्टम ऑफ हाइपरबोला। अब हम फाइनली उस पार्ट पर आते हैं जहां हम ये डिस्कस करेंगे कि हाइपरबोला की लेटस रैक्टम क्या होती है। जैसे इलिप्स में पढ़ी है, जैसे पैराबोला में, वैसे ही यहाँ भी। अब महज इतनी सी बात कि अगर मुझसे कोई लेटस रैक्टम के बारे में पूछता है तो याद करो ये वही कहानी है जो पैराबोला में हुई थी, जो इलिप्स में हुई थी और जो वापस हाइपरबोला में होगी। क्या? ध्यान से याद करो, एक डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट मतलब सर वो लाइंस जो कि टेक्निकली आपकी, वो कॉर्ड्स टेक्निकली जो कि आपकी मेजर एक्सिस या ट्रांसवर्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर होती हैं। लेकिन मैं उस खास डबल ऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ जो कि कहाँ से पास हो रही है, जो कि अगर फोकस से पास हो रही है। तो क्या अगर ये वो डबल ऑर्डिनेट है जो फोकस से पास हो रही है तो इसे चाहें तो आप पी क्यू कह लें या पी डैश क्यू डैश कह लें। मैं उस डबल ऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ जो फोकस से पास होती है। तो सर टेक्निकली इतना घुमा फिरा के ऐसा क्यों नहीं कह सकते, सीधे सीधे लेटस रैक्टम। याद आया? यानी कि वो डबल ऑर्डिनेट जो कि फोकस से पास होती है आपकी लेटस रैक्टम होती है। सर क्या इस लेटस रैक्टम की लेंथ निकाली जा सकती है? बिल्कुल निकाली जा सकती है। तो अब हम बात करेंगे लेटस रैक्टम की लेंथ की। एक बात बताओ, क्या आपको चीजें सिमेट्रिकल दिख रही हैं? मैं चाहे पी क्यू की लेंथ निकाल दूं या पी डैश क्यू डैश की, एक ही बात है, क्योंकि सब कुछ सिमेट्रिकल है। जितना ये एल दूरी पर है सेंटर से उतना ही एल डैश है, जितना एस डैश यहाँ दूर है उतना ही है। ये कर्व का कर्वेचर जैसा यहाँ है एग्जैक्ट वैसा ही वहां होगा। टेक्निकली जो पी डैश क्यू डैश होंगे जो लेंथ, वही सेम लेंथ आपकी पी क्यू की होगी। बिल्कुल सही बात है। अब अगर मैं आपसे निकलवाना चाहूं, लेट्स से पी डैश एस डैश आप कह लें या पी क्यू कह लें, जो आप निकालना चाहें, तो शैलाई से इस पी क्यू में सर जो पी एस होगा वही एस क्यू होगा। डू यू ऑल एग्री विद दैट? यानी अगर मुझसे कोई कहे क्या पी क्यू निकालने को, तो मैं इसे क्या कहूँगा? मैं इसे कहूँगा सर पी क्यू टेक्निकली होगा पी एस प्लस एस क्यू को, और सर एस क्यू पी एस के इक्वल है, तो मुझे बस निकालना है डबल ऑफ पी एस। अब पी एस क्या है जरा सोच के बताओ, पी एस क्या है? सर देखो ध्यान से, बड़ी सिंपल सी बात है। कैन आई से पी एस अपॉन पी एम आपका एसेंट्रिसिटी होगा। आई रिपीट माई स्टेटमेंट कि पी एस अपॉन पी एम आपके इस हाइपरबोला आपकी एसेंट्रिसिटी होगा। यानी जो आप लेटस रैक्टम की लेंथ निकालना चाह रहे हो, जैसे आप कह रहे थे 2 टाइम्स पी एस, कैन आई रिपीट दैट एज कैन आई रिप्लेस दैट पी एस बाय ई टाइम्स पी एम? आई होप वी ऑल कैन। अब आप मुझे जरा पीएम को लेकर अपना ओपिनियन बताओ। सर आपको नहीं दिख रहा है क्या? इस पॉइंट से इस डायरेक्ट्रिक्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, शैलाई से जो पी से एम की डिस्टेंस है वही डिस्टेंस एस की एल से है, मतलब जो पी एम डिस्टेंस है वही एस एल डिस्टेंस है। तो शैलाई से आई कैन रिप्लेस पी एम बाई एस एल, यानी जो लेटस रैक्टम की लेंथ आप निकालने चले हैं वो है 2 इंटू ई इंटू एस एल। Now, can you help me with this thing? What is going to be the value of SL, or how do you define SL? SL is nothing but the distance of focus from the directrix. याद करिए, ये परिभाषा हमने कई दफ़ा पढ़ी है और ये बात आपको समझाने की कोशिश की गई थी कि ना सिर्फ पैराबोला, ना सिर्फ इलिप्स, बल्कि हाइपरबोला में भी अगर लेटस रैक्टम की कोई लेंथ पूछेगा, चूंकि पैराबोला में वो 1 हो जा रहा था तो इस वजह से हम कह दे रहे थे 4a, लेकिन अगर मैं इलिप्स और हाइपरबोला में बात करूँ तो हमने यही बात की है लेटस रैक्टम की लेंथ, जिसका मैं स्टैंडर्ड फार्मूला भी आपको बना के दे दूंगा। पर अगर कुछ समझ ना आए तो ये तरीका तो है कि वो क्या होगी, 2 टाइम्स इसेंट्रिसिटी टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड इट्स करेस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स। याद रहेगी ये बात। देखो ना, एसएल क्या है? इस फोकस की इसकी करेस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स है डिस्टेंस। बस इतनी सी बात अगर आप ये कर देंगे तो आपको लेटस रैक्टम की लेंथ मिल जाएगी। आई होप आप ये बात याद रखेंगे और बहुत अच्छे से याद रखेंगे। यहाँ से अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो नेक्स्ट पार्ट क्या, यही पार्ट वो यहाँ पर आपसे कहना चाह रहा है, जो लेटस रैक्टम की लेंथ वो निकाल कर ला रहा है वो है 2 टाइम्स ई टाइम्स डिस्टेंस ऑफ फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स, है ना। इस तरीके से आप लेटस रैक्टम को डिफाइन करेंगे। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इस चीज़ को लेकर। मेजरली अभी तक हमने 3 चीज़ें डिस्कस की। अगर मेजरली मैं बात करूँ, एक तो हमने डिस्कशन शुरू किया किससे, हाइपरबोला से, और हाइपरबोला की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग शुरू की। हाइपरबोला की जब बेसिक अंडरस्टैंडिंग शुरू की तो हमने 2 मेजर बातें की कि सर उसमें भी जैसे आपके एलिप्स में मेजर और माइनर एक्सिस होते थे, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस, है ना। यहाँ पर भी इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका सेंटर होगा, यहाँ पर भी आपके वही 2 फोकस हो जाएंगे यानी फोकाई हो जाएंगे, और यहाँ पर भी आपकी डायरेक्ट्रिक्स होगी।
ये बातें हमने की थी, अगर आपको याद आ रहा है। यहाँ भी आपको एसेंट्रिसिटी मिलेगी, यानी वो रेशो वाला कंसेप्ट मिलेगा, पर यहाँ पर एसेंट्रिसिटी आपकी ग्रेटर देन 1 होगी। यहाँ भी एक बड़ी इस क्रूशियल से पार्ट था कि उस पर लाई करने वाले किसी भी पॉइंट की फोकस से डिस्टेंसेस का सम, यानी फोकाई से डिस्टेंसेस का सम नहीं, डिफरेंस आपका क्या होगा इस बार, ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ के इक्वल, जो कि ए डैश होता है। ये कुछ क्रूशियल बातें पड़ी और फाइनली हमने इस बात से इस काम को कंक्लूड किया अभी फिलहाल कि लेटस रेक्टम की लेंथ जो होती है वो होती है 2 इंटू ई इंटू फोकस की आपकी डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस। इस तरीके से हमने कुछ काम की चीज़ें सीखी। आज के लेक्चर में मेजरली हमने इन सारी बातों पर बात की। आई होप ये बातें आपको समझ आई। ये बातें हम कहाँ से कर रहे हैं, ये बातें हम सिंगेज मैथमेटिक्स बुक के थ्रू कर रहे हैं। 5 किताबों का एक कलेक्शन है और आपको IIT JEE मेंस और JEE एडवांस मैथमेटिक्स की तैयारी करवाई जा रही है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा कोई और परेशानी मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए। बस इतनी सी दरख्वास्त की हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स अगर आप चाहें तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन से एक्सेस कर सकते हैं। If you find these videos worth sharing, share it with people among your connections. This is the best way for us to get to know. This is the best way for people to get to know about us. So kindly share it with as many people as you all can. With that, let's call it a day here. ख्याल रखिए अपना. Thank you so much.